क्या आपको मालूम है किशन चंद तनवानी कौन है? कल तक मुझे भी नहीं मालूम था। बट आज उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब इस बात का मुझे कोई शक नहीं रहा कि वो पूरे देश में, देश के कोने कोने में सुप्रसिद्ध होने वाले हैं। हर घर में उनका नाम जल्दी ही पहुंच जाएगा। मित्रों नमस्ते। मेरा नाम अजय सुदाम है। इंडिक विचार में आपका स्वागत। अब ये किशन चंद तनवानी कौन है, इनका पॉलिटिक्स से क्या संबंध, ये कहाँ से आते हैं और ये सब मामला क्या है, इस पर मैं आधे एक मिनट में आऊंगा। उसके पहले आज हिंदी में एक वीडियो क्यों कर रहा हूं, इसका एक मैं स्पष्टीकरण दे दूं। इसकी वजह वो नॉन मराठी लोग हैं जो महाराष्ट्र में पिछले 30-30 40-40 साल से रह रहे हैं। कुछ लोगों की तो पैदाइश भी यहीं की है। ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहने के बाद भी बोलते हैं कि हमको ठीक से मराठी आती नहीं है। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए। पर इसके बाद भी एक और रीजन है कि जो मेरे हिंदी भाषी मित्र है, नॉर्थ के हैं, साउथ में भी बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हिंदी अच्छे से जानते हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुझे मतलब मैं जो इतने सारे लोगों को जानता हूँ, तो काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो ये हिंदी में वीडियो बनाने की मित्रों दो बड़ी वजह। और शायद फिर मतलब मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, लोगों को वीडियो पसंद आ जाए, तो कुछ नया रास्ता भी इससे खुल सकता है। तो आगे जाने से पहले अब ये बताना जरूरी है कि किशन चंद तनवानी कौन है। ये वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, विषय समझने के लिए। किशन चंद तनवानी औरंगाबाद से आते हैं और ये वो व्यक्ति हैं जिनको उबाठा, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो पक्ष है, उन्होंने उनको औरंगाबाद से टिकट दी थी। पर उन्होंने मित्रों नॉमिनेशन भरने के एक दिन पहले, 29 को नॉमिनेशन भरने की आखिरी दिन है, उसके एक दिन पहले 28 तारीख को आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। वो इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि हिंदू वोटों में बंटवारा हो। तो किशन चंद तनवानी जी को जनता में कटेंगे तो बटेंगे ये मैसेज बिना बोले पहुंचाने के लिए शत शत नमन, उनको साधुवाद। अब आगे चलते हैं। तो मित्रों महाराष्ट्र महाराष्ट्र एक ऐसी खास जगह है कि जो नॉर्थ और साउथ के बीच में फंसा हुआ है। अब इसको आप कह सकते हैं कि फंसा हुआ है या स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड है, जैसा आप इसको ठीक समझे। पर यह बात यह है कि यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है जिसको हिमालयन इंडिया कहा जाता है, वो नागपुर से आगे शुरू होता है, एमपी, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह, राजस्थान। इसके नीचे का जो हिस्सा है जिसको साउथ कहा जाता है, जिसको सदर्न ऑफ विंध्यास कहते हैं, साउथ ऑफ विंध्यास। तो महाराष्ट्र बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे बैठा हुआ है। एक और महाराष्ट्र की खासियत ये है कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर मुंबई नाम की एक जगह है जो कि अपने आज भी देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। मतलब ये जो मिथ्या आरोप होते रहते हैं कि दो गुजरातियों ने पूरा कैपिटल गुजरात ले गया, वो सब मित्रों झूठ है, अफवाह है। आज भी मुंबई ही हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है। सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यही होती है, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं बैठी हुई है, टैक्स भी यहीं भरती है। तो इसलिए महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल पावर हाउस है। अब हुआ यह है मित्रों कि आज जो महाराष्ट्र की इलेक्शन जो आके फंसी हुई है, वो ऑफ कोर्स आप जो न्यूज देखते होंगे उससे आपको ये पता चल रहा होगा कि सीट शेयरिंग में इलेक्शन आके फंसी हुई है। अब आपने ये भी न्यूज देखा होगा कि दोनों दोनों जो आघाड़ियां हैं, एक महायुति, मतलब कि भाजप लेड आघाड़ी जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, ये तीन पक्ष हैं। और दूसरी जो आघाड़ी है उसका नाम है महाविकास आघाड़ी, इसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और उबाठा मतलब उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष, ऐसे तीन पक्ष है। ये छह बड़ी पार्टियां हो गई। ये छोड़ के और चार और पार्टियां है। उसमें एमएनएस आ गई राज ठाकरे की। उसके बाद में वंचित बहुजन आघाड़ी नाम से एक आघाड़ी बनाई हुई है, प्रकाश अंबेडकर मतलब बाबा साहब अंबेडकर के पोते, इन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है वीबीए, वंचित बहुजन आघाड़ी। फिर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है मजलिस इत्तेहादे मुसलमीन, एमआईएम जिसको कहते हैं, वो एक नवी पार्टी है। और जो आखिरी 10th जिसको मैं बोलूंगा जो फॉर्मेशन है, वो तीन लीडरों में मिलके बनाया है। उसमें सबसे जो बड़े लीडर है वो हमारे नागपुर के पास में अमरावती नाम से जगह है, वहीं से आते हैं, उनका नाम है बच्चू कडू। फिर संभाजी महाराज मतलब शिवाजी महाराज के 13th डिसेंडेंट जो कोल्हापुर के हैं, तो संभाजी महाराज, बच्चू कडू और राजू शेट्टी नाम से एक कोल्हापुर के पास के नेता है
जो कि केवल एक ही कार्यक्रम पे काम करते हैं। शुगर केन ग्रोविंग जो फार्मर्स है उनके लिए वो काम करते हैं। उनकी पार्टी का नाम है स्वाभिमानी शेतकरी संगठन। तो ये तीन पक्षों ने मिला के एक और आघाड़ी बनाई है। तो ऐसे मिला के मित्रों 10 पक्ष आज, 10 पार्टियां आज महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रही है। तो इसलिए महाराष्ट्र के बारे में बात करना बहुत इंटरेस्टिंग जरूर हो सकता है, पर इलेक्शन में क्या होना, ये क्या क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा, पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे कि सीट शेयरिंग अभी भी, आज रात को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 तारीख को, तो अब तक सीट शेयरिंग फाइनल हुई नहीं है। दोनों फॉर्मेशंस की सीट शेयरिंग फाइनल हुई नहीं, ऐसा आप शायद देख रहे होंगे न्यूज में, जो कि मित्रों सच्चाई नहीं है। जो महायुति है, भाजपा प्लेयर जो आघाड़ी है, उसका सीट शेयरिंग 10 सीट छोड़ के बाकी पूरा हो चुका है। और उसमें शायद 10 होगा, 15 होगा, कुछ बची होगी, ये सच्चाई है। पर उसमें डिसएग्रीमेंट ज्यादा है, क्योंकि मतलब मोदी जी के बीजेपी से डिसएग्रीमेंट करने की ज्यादा किसी की हैसियत है नहीं। तो वो, जब वो मतलब वो कोई बहुत बीजेपी को चाहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, बट उनकी अभी हैसियत नहीं है, उनको मालूम है इन्हीं के साथ रहना है। तो करीब करीब भाजप, मतलब महाराष्ट्र भाजप, जिसको कि देवेंद्र फडणवीस जिनके लीडर है, 155 से 156 सीटें लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80-85 के आसपास सीटें लड़ेंगी। और अजीत पवार की जो एनसीपी है, वो कुछ 50 के आसपास सीटें लड़ेगी। ये टोटल आप मिला लो दोस्तों, तो 275 280 होती है। 150 प्लस 80, 230 और 50, मोटा मोटा 2-4 सीटें इधर उधर। तो ये 280 सीटों का हिसाब हो गया। अब जो कुछ बचेंगे, जो कुछ उनके सहकारी है, जो कुछ अलाइज है, उनको 2-4 सीटें देंगे, तो 288 का हिसाब फिट बैठता है। अब आप आइए महाविकास आघाड़ी पे, जहां पे कि भयंकर कलह मचा हुआ है। मतलब कि लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। और मित्रों, इसकी वजह उद्धव ठाकरे है, ऐसा दिखता है, बट असली में ऐसा है नहीं। जो पीछे का जो खेल हो रहा है वो शरद पवार कर रहा है। आप ये बात प्लीज समझिए मित्रों, कि महाराष्ट्र में भी जैसे उत्तर भारत में हुआ या साउथ में भी हुआ, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी जो कांग्रेस में से जो नेता बाहर आए थे, जैसे कि शरद पवार, महाराष्ट्र में शरद पवार बाहर आए, उन्होंने 1999 में अपना नया पक्ष बना लिया, जिसका नाम रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। उसी तरह से जैसे कि आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी बाहर आ गए, बंगाल में ममता बनर्जी बाहर आ गई। इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे कि ये कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए, और उन्होंने उसी राज्य में, उसी स्टेट में कांग्रेस को खत्म कर दिया। जैसे कि बंगाल में दीदी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। आंध्र प्रदेश में अभी तो वायस जगन रेड्डी इलेक्शन हार गए, बट उन्होंने 2 इलेक्शन में कांग्रेस को अच्छी तरीके से धूल चटाई थी। तेलंगाना में केसीआर, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी यही किया। तो यही हर जगह हुआ है। तो ये जो लीडर्स जो कांग्रेस के बाहर आए हैं, कांग्रेस जिन्होंने छोड़ दी थी, ये बेसिकली कांग्रेस का ही वोट खाके उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई। तो शरद पवार अब तक कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने कांग्रेस के जरूर कुछ वोट ले लिए, बट कांग्रेस को जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया, उस तरह से वो कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि रुके हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ ही अलायंस करके वो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश उनकी कंटिन्यूअस शुरू है मित्रों। और उन्होंने अभी 2019 से उद्धव ठाकरे का उन्होंने उस काम के लिए जबरदस्त इस्तेमाल किया। अब मैं आपको इस इलेक्शन में भी, अब 2019 की बातें तो जाने दीजिए, बट इस इलेक्शन में भी मित्रों वही हो रहा है। अब ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो सीटें ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, वो है शरद पवार। उन्होंने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग भी शुरू कर दी। और जो कंफ्यूजन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में। इसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की सीटें मांग रही है। मतलब वो सीटें वो मांग रहे हैं जहां पे उनका कोई प्रभाव नहीं, वो सीटें जीतने का कोई चांस नहीं है। वो सीटें कांग्रेस की है, या तो भाजपा की है, या तो उस शिवसेना की है जो एकनाथ शिंदे के पास है। मतलब या तो वहां पे हिंदुत्ववादी वोट है, भाजपा शिवसेना वाला, या दलित और मुस्लिम वोट है, जो कि कांग्रेस का वोट है। तो अब मामला यहां फंसा हुआ है, वो भी खास करके विदर्भ में आके फंसा हुआ है, क्योंकि विदर्भ में ये जो दलित और मुस्लिम पॉपुलेशन है मित्रों, ये सबसे ज्यादा नंबर्स में है। तो ये मैं आपको कुछ एक ग्राफिक दिखा रहा हूं, इसमें देखिए ये कुछ 11-12 सीटें हैं। दिस इज एन एग्जांपल। इससे भी ज्यादा और सीटें उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं।
बट ये कुछ 11-12 सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे कांग्रेस से कंटिन्यूअसली मांग रहे हैं। और इसकी वजह से कांग्रेस में मित्रों भयंकर तहलका मचा हुआ है, खलबल मची है। जो कांग्रेस के यहाँ के जो नेता है, जहाँ पे ये उद्धव ठाकरे सीटें मांग रहे हैं, ये कांग्रेस के यहाँ के जो नेता है, ये पुराने एस्टेब्लिश नेता हैं। इन्होंने ऑलरेडी या तो वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, जैसे कि ये अनीस अहमद नाम के नेता है, ये कांग्रेस के पुराने कांग्रेस ही है ये। अब इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और वो जो मैंने बताया था प्रकाश अंबेडकर का जो फॉर्मेशन है वंचित बहुजन आघाड़ी, उनके तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले, मतलब ये सीट कांग्रेस की ऑलरेडी जा चुकी। क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी इतने वोट पक्का खा लेगी कांग्रेस के, और वो दलित और मुस्लिम वोट ही खाएगी, क्योंकि बेसिकली प्रकाश अंबेडकर ये दलितों की पार्टी ऐसा कहते हैं, दलित SC ST NT की, और अनीस अहमद मुस्लिम है, तो वो बिल्कुल दलित और मुस्लिम वोट खाने वाली है। तो ये सीट भाजपा का पक्का हो। ये एक एग्जाम्पल है। वो छोड़ के मैं आपको ये और 11 सीटें बता रहा हूं जहां पे उद्धव ठाकरे अड़े हुए कि ये सीट मुझे चाहिए। अब ये देखिए कि इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे राज ये है मित्रों, ये जो 11 सीटें, ये 11 सीटें जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चारों सीटें, ये चारों लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने, अभी जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ उसमें ये चारों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो उद्धव ठाकरे ये कर रहे हैं कि ये जहां पे कांग्रेस जीती थी वहां पे अपना नॉमिनी वो खड़ा करना चाहते हैं, वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। और वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं कि आप मेरे लीडर को आप ऑफिशियल महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट करके अनाउंस कीजिए। अगर ये हो गया, ये वो राहुल ठाकरे ये अगर वो राहुल गांधी को मना पाए और लोकल ऑफ कोर्स कांग्रेस के नेताओं को भी मना पाए, तो होगा ये कि उद्धव ठाकरे को ये दलित और मुस्लिम जो वोट है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मिले थे। बट वो ये चाहते कि कंटिन्यू रहे। अगर ऐसा हुआ तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 2 बार कांग्रेस को परास्त किया दिल्ली में, कांग्रेस की ही वोट बैंक लेके, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी करना चाहते हैं। अब आप कमाल देखिए, ये जैसा यहाँ पे जैसा डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, ये 11 सीटों में या 4 सिटीज में, 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसी तरह का डेमोग्राफिक कंपोजिशन वर्धा में भी है, जो नागपुर से केवल 70 किलोमीटर पे है। यहाँ पे भी सेम कंपोजिशन, दलित मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छे नंबर में। ये सीट उद्धव ठाकरे को नहीं चाहिए, ये सीट वो नहीं मांग रहे। क्यों? क्योंकि मित्रों ये सीट शरद पवार के कैंडिडेट ने जीती थी, और शरद पवार उनकी जबरदस्त दोस्त है, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था 2.5 साल के। तो वो शरद पवार को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, वो कांग्रेस को चोट पहुंचाना चाहते। अब ये जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, कांग्रेस के नेताओं को पक्का आ रही है मित्रों, बट वो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि उनको डर है कि जो उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ किया, भाजपा के साथ किया, वही उद्धव ठाकरे करेंगे, कि उनको धोखा देने की जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई। तो कांग्रेस के नेताओं के हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हमारे एक नागपुर के नेता है जिनका नाम है राजेंद्र मोड़क। तो ये भी इंडिपेंडेंट करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर जो एक और कांग्रेस के पुराने नेता है सुनील केदार करके, जो कि NDCCB बैंक का फ्रॉड हुआ था उसमें कन्विक्ट हो गए थे वो, तो उनकी पत्नी इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। तो उनके खिलाफ भी तो उद्धव ठाकरे को कोई कैंडिडेट खड़ा होने वाला है। फिर उद्धव ठाकरे तो है ही, पर एक और ये हमारे नेता है नागपुर के नरेंद्र जिचकार। ये भी अच्छे शहरी है और एक बहुत पुराने कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था श्रीकांत जिचकार, जो कि बहुत ज्ञानी थे और जिनकी डिग्रियों के लिए और उनके ज्ञान ज्ञान के लिए वो जाने जाते थे। तो उनके ये रिश्तेदार है, ये भी इलेक्शन लड़ने वाले, ये भी पुराने कांग्रेसी है। तो इस तरह से मित्रों जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो खाने की तैयारी कंटिन्यूअस चल रही है। शरद पवार तो जैसे मैंने बोला कि कांग्रेस के वोट पे उनकी नजर है ही, बट अब तो उद्धव ठाकरे भी वही कर रहे हैं। और इसमें से कांग्रेस कैसे निकलेगी मुझे मालूम नहीं। इनके पास में आज मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में और कोई रास्ता नहीं है। अब ये समझिए मित्रों की ये स्थिति आई कैसे, मतलब यहां तक कि इतने झगड़े वाली स्थिति आई कैसे। क्योंकि यहाँ झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन जो अभी 5 महीने पहले खत्म हुए, उस समय तो कोई झगड़ा नहीं था। तो एकदम झगड़ा हुआ कैसे, ये इतनी अनबन हो कैसे गई? इसकी वजह मित्रों हरियाणा का इलेक्शन है। मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने चुपचाप सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को दे दी थी, और उद्धव ठाकरे वही बात पकड़ के रखी है कि तब आपने जितनी मुझे सीटें दी थी, मल्टीप्लाइड बाय 6 आप कीजिए, जो कि महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट के पीछे 6 विधानसभा की सीटें हैं, तो इंटू 6 आप कीजिए और मुझे उतनी सीटें दी।
अब उतने वो करेंगे तो उनको तो 21 सीटें दी थी, तो वो 126 सीटें रहती, उनकी तो दे नहीं सकते। अब इसमें फॉर्मूला वर्कआउट करने की कोशिश हो रही है कि हर एक को 90 90 90 सीटें दें। वो भी अभी तक पक्का हुआ नहीं। कांग्रेस ये चाहती है कि हम 100 सीटें लड़े, कम से कम 100 105 सीटें लड़े, ताकि हमारी अगर 60 70% भी स्ट्राइक रेट आता है तो हम चीफ मिनिस्टर बनाने की पोजीशन में रहे, या हम भाजपा से compete करने की पोजीशन में रहे। वो भी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भाजपा, मैंने जैसे बोला मित्रों, 150 प्लस सीटें लड़ रही है। तो उद्धव ठाकरे ये होने नहीं देंगे, क्योंकि तो कभी कभी ये लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे वापस भाजपा के साथ में सेट हो गए हैं, या उनको कांग्रेस को डैमेज करने के लिए भाजपा ने सुपारी दी है। ऐसी सिचुएशन मित्रों सचमुच आज महाराष्ट्र में बिल्कुल बन रही है। आखिरी मुद्दा लेके वीडियो खत्म करूंगा, वो ये कि जैसा मैंने बोला कि झगड़ा हुआ क्यों, क्योंकि 2024 के लोकसभा में तो कांग्रेस ने आसानी से सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को दे दी थी। अब वो देने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको ये लग रहा है वो एक्चुअली बीच में फंसे हुए हैं। जैसे मैंने बोला, इसकी वजह हरियाणा इलेक्शन भी है। हुआ ये कि जब कांग्रेस ने 80% स्ट्राइक रेट मारा लोकसभा की सीटों में, उनका सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट था, 70% था, 75% था। शरद पवार का 80% था। सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, 10 में से 8 सीटें उन्होंने जीती, कांग्रेस ने कुछ 11 में से 9 जीती, ऐसा कुछ है। तो 75% उनका था, शरद पवार का 80% था। तो कांग्रेस को यह लग रहा है कि हमने शायद लोकसभा के इलेक्शन में उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें देके गलती कर, राइट, इसलिए वो उसमें चेंज करना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम इतनी सीटें आपको दे नहीं सकते। जब वो कॉन्फिडेंट हो गए थे, पूरे कॉन्फिडेंस में आके राहुल गांधी देश की बदनामी बाहर कर रहे थे, पार्लियामेंट में कर रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि पुरानी कांग्रेस वापस आ रही है, कांग्रेस रिवाइव हो गई है, तब हुआ ये कि हरियाणा में कांग्रेस इलेक्शन हार गई और उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया। अब हुआ ये है कि कांग्रेस का एक पोर्शन ये कह रहा है, महाराष्ट्र के जो लोकल लीडर है, कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, हम अच्छी सीटें ला सकते हैं। पर दिल्ली के हाईकमान को यह भरोसा नहीं है। उनको डर लग रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे उनकी नाव में बड़ा छेद ना कर दे। छोटा छेद तो कर चुके हैं, अब वो छेद कहीं बड़ा ना कर दे, ये उनका डर है। इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश जारी है। अब 2024 के लोकसभा में क्या हुआ था मित्रों, ये देखिए कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की थी। कुछ कुंभियों ने भी की थी, बट सबसे ज्यादा जो जो उनकी जो इलेक्शन में जो उनको पलटने में, जो सीटें बढ़ाने में जो उनको मदद मिली है, वो दलित और मुस्लिम मतदाताओं की वजह से हुआ है। तो जैसे मैंने बोला कि उद्धव ठाकरे ये दलित और मुस्लिम मतदाता खाना चाहते हैं कांग्रेस का, वो कांग्रेस अब होने नहीं देना चाहते। पर ऐसा होगा जरूरी नहीं है। मतलब ये जो उद्धव ठाकरे जो सोचते हैं कि उनको दलित और मुस्लिम वोट आसानी से मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि इसकी सबसे वजह ये, बड़ी वजह ये है कि एक तो जैसे मैंने बोला 10 पार्टियां इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, तो वोट बंटने वाले हैं खतरनाक तरीके से। उसके बाद में भी जो बच जाएगा, वो इंडिपेंडेंट अगर खड़े हो जाएंगे तो वोटों का डिवीजन और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल होने वाला है। जैसे मैंने आपको एक नागपुर के एक सीट का एग्जांपल दिया था, अनीस अहमद जी का, वो बिल्कुल मुस्लिम वोट काटने वाले। अब दलित मतदाताओं पे आते हैं मित्रों। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दलित लोगों ने इसलिए मतदान किया था कांग्रेस को, क्योंकि तब संविधान का मुद्दा बड़ा था। भाजपा 400 सीटें जीत के संविधान बदलना चाहती है, ये जो नैरेटिव था वो ग्राउंड पे अच्छे तरीके से फैल गया था। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जरूर थी। 10 साल बाद किसी भी नेता को आप विधानसभा, लोकसभा, या आप कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी 10 साल, 2 इलेक्शन जीतने के बाद तीसरी इलेक्शन में जरूर एंटी इनकम्बेंसी बनती है, फटीग आता है, जिसको आप बोरियत कह सकते हैं सादे लैंग्वेज में। तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी सेकंड फैक्टर था। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि भाजपा का जो जो भी उनका उनकी सीटें विदर्भ में गई, सबसे ज्यादा विदर्भ में गई, और महाराष्ट्र में भी हारे काफी सारी सीटें, वो मराठवाड़ा में हारे। इसकी वजह ये जो दलित मतदाता जो उनको छोड़ के गए, वो कोई ऐसा 5 10% में छोड़ के नहीं गए, 1 या 2 या 3% का कहीं कहीं फर्क है। आज भी दलित मतदाता भाजपा के पास में बड़ी संख्या में है। तो ये जो माहौल बनाया गया, ये जो पत्रकार लोग हैं, जो टीवी चैनल्स है, ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पराभव हुआ था, ये मित्रों सच्चाई नहीं है। छोटा सा पराभव था, बट विच गॉट रिफ्लेक्टेड इन अ बिग वे, क्योंकि वोटों का
एलोकेशन वैसे हो गया। कांग्रेस ने और शरद पवार ने वोटों को उस तरह से मैनेज अच्छा किया, इसकी वजह से बीजेपी का जो प्रभाव बहुत बढ़ा दिखा, पर कोई बहुत ज्यादा मतदाताओं की संख्या में घट हुई नहीं है। तो इस बार अगर संविधान मुद्दा नहीं है तो वो जो दलित मतदार जो थोड़े बहुत छोड़ के गए थे वो वापस आने का पूरा चांस है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि भाजपा का जो परफॉर्मेंस है वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से विधानसभा इलेक्शंस में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उद्धव ठाकरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा यश मिलेगा, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ऐसा लगता नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो है रिबेल कैंडिडेट्स, जैसे कि मैं कुछ नाम बताया, हनीफ अहमद, राजेंद्र मूणक, इस तरह के और भी लोग हैं। ये लोग अपने इंडिपेंडेंट करके अगर फॉर्म भरेंगे तो इसमें से कुछ लोग चुन के आएंगे, कुछ लोग कांग्रेस का और महाविकास आघाड़ी का वोट बड़ी बड़ी मात्रा में काटेंगे। इसलिए आज जो स्थिति लग रही है वो ये लग रही है जैसे 2024 का जो लोकसभा इलेक्शंस के बाद में जो पूरी इनिशिएटिव थी, जो पूरा लीड था, वो महाविकास आघाड़ी के पास, इंडिया आघाड़ी के पास में चले गया था। पर हरियाणा इलेक्शंस के बाद में और लाड़की बहन जो योजना है, तो लाड़की बहन स्त्रियों को 1500 रुपए हर महीने सरकार दे रही है, महाराष्ट्र सरकार दे रही है, उसकी वजह से माहौल में जबरदस्त चेंज आया है, जबरदस्त परिवर्तन आया है। तो जो पहले जो एक मोटा मोटा अगर बोले कि 60-40 था महाविकास आघाड़ी के फेवर में, अभी आज की डेट में वो 50-50 हो चुका है। इसका मतलब मोमेंटम महायुति के पास में है, भाजपा लीड महायुति के पास में है। पर आज भी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं यहां से करीब 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 23-24 दिन बाद वोटिंग होने वाली है। तो माहौल में और क्या चेंज होगा ये आपको मैं वीडियो के द्वारा अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप ये चाहते हैं कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो मित्रों वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।